नमस्कार विद्यार्थियों। काफ़ी दिनों से कई बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं कि जो पेपर है वो किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से हमारी परीक्षाएं होगी। तो खास ये वीडियो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। तो आपको सबको पता होगा कि एक लेटर जारी हुआ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा, परीक्षा अनुभाग द्वारा। अब इस परीक्षाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमें कितना ये प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि स्नातक प्रथम वर्ष के यानी जो फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनका जो परिणाम है वो जारी करने में तथा राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से सूचना मंगाकर विश्वविद्यालय में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मेलिटी रखते हुए फर्स्ट ईयर की जो अंक तालिका है वो जारी की जाएगी। यानी जो आपकी जो मार्कशीट होगी उसमें अंक किस प्रकार से दिए जाएंगे, ये दूसरे जितनी भी यूनिवर्सिटी जो करेगी उसके हिसाब से ही जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय करेगा। फिर बात करते हैं कि जो आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के जो सैद्धांतिक पेपर यानी आपकी जो थ्योरी पेपर है या जिसके अंदर ड्यू पेपर है, तो उसमें जितने भी जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो आपको दे दिए जाएंगे और आपको सेकेंड ईयर के अंदर प्रवेश कर दिया जाएगा। यानी सेकेंड ईयर में आपको प्रवेश करने के बाद आपकी 12 जुलाई से आपको सेकेंड ईयर के अंदर मान लिया गया है और 12 जुलाई 2021 से ही आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासें चलेगी। अब बात करते हैं कि सेकेंड ईयर की। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको अस्थायी रूप से, अस्थायी यानी प्रोविजनल जो है उसको प्रमोट कर दिया गया है। प्रोविजनल प्रमोट कर दिया गया है यानी पूर्ण रूप से आप थर्ड ईयर में नहीं रहेंगे। उसको थर्ड ईयर में आप नियमित रूप से रेगुलर जो ऑनलाइन क्लासेज जो 12 जुलाई से स्टार्ट हो रही है उस क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं। एवं जो सेकेंड ईयर की जो परीक्षाएं हैं, स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद यानी थर्ड ईयर के जो पेपर होंगे और थर्ड ईयर की जो परीक्षाएं हो जाएगी उसके बाद आपकी परीक्षाएं प्रारंभ की जाएगी। तो उसके बाद आपकी परीक्षाएं प्रारंभ की जाएगी। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 जो है वो आपके स्नातक अंतिम वर्ष और सेमेस्टर वाले जो हैं उनकी परीक्षाएं जो है वो अगस्त प्रथम सप्ताह से ऑफलाइन शुरू करने का जो निर्णय आया है, उसी के एवज में आप देखेंगे कि हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा ये जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया। स्नातकोत्तर यानी एमए प्रीवियस की बात करें तो एमए प्रीवियस में वार्षिक पद्धति यानी सेमेस्टर सिस्टम नहीं है को अस्थायी प्रोन्नत उनको भी प्रमोट कर दिया गया है प्रोविजनल, और उनकी ऑनलाइन जो क्लासेज है वो 12 जुलाई से प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया गया। परीक्षाओं की बात करें तो स्नातकोत्तर उत्तरार्ध, ठीक है, तो उत्तरार्ध यानी जो फाइनल है तो उसकी जो परीक्षाएं जैसे ही समाप्त हो जाएगी उसके बाद जो प्रीवियस वाले हैं उनकी जो परीक्षा है वो स्टार्ट करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फिर दे रखा है स्नातकोत्तर उत्तरार्ध, ठीक है, जो फाइनल ईयर के जो हैं यानी एमए फाइनल में है या एमकॉम फाइनल है उनकी जो परीक्षा है वह अगस्त माह में ऑफलाइन करवाई जाएगी। फिर बात करते हैं 7 नंबर कॉलम। अब पेपर में यूनिट सिस्टम होता है तो उस यूनिट सिस्टम की जो बाध्यता है यानी आपको जो कंपल्सरी इन यूनिट को अटेंड करना होता है उसको समाप्त कर दिया गया है और उसके बाद आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। अब इसको आयोजित करने का क्या पैटर्न रहता है उसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बताता हूं। उसका जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि जो 3 घंटे का जो पेपर हुआ करता था उसके स्थान पर अभी प्रत्येक जो पेपर है, देखिएगा दिन में आपके 2 पेपर अभी होंगे तो 1 घंटा और 30 मिनट में आपका पूरा का पूरा पेपर होगा। साथ ही विद्यार्थियों को प्रश्न पत्रों में यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जितने भी जो प्रश्न हैं उनको आनुपातिक रूप से 50% हल करने का विकल्प देने का निर्णय लिया गया। अब आनुपातिक रूप से हम क्या समझें? आनुपातिक रूप का अर्थ यह हो गया कि जिस प्रकार से आपके पेपर में आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 3 यूनिट, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है और पार्ट सी होता है। तो पार्ट ए में आपके पास 10 प्रश्न होते हैं, बी में भी आपके पास 10 होते हैं और सी में आपके पास 5 होते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास 25 क्वेश्चंस होते हैं और इन 25 क्वेश्चंस में से
आप अगर टोटल प्रश्नों की बात करें तो आप वहां पर लगभग 17 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब 17 का जो आधा होता है अगर बात करें तो लगभग 8 से 9 तक माना जा सकता है। तो 8 से 9 प्रश्न करने हैं अनुपातिक रूप से। अब अनुपातिक रूप से आपको आगे समझाऊंगा मैं क्वेश्चन पेपर के साथ। तो आपको इस प्रकार से, तो तीनों ही जो सेक्शन है, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, जिसमें एक विषय में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। कई ऐसे पेपर होते हैं उसमें 2 पेपर होते हैं के संदर्भ में दोनों जो पेपर होंगे वह एक ही पारी में आयोजित कराने का निर्णय किया। एक ही पारी का अर्थ होता है एक ही दिन में आयोजित किया जाएगा। जैसे कि अगर बात करें तो दिन में 2 पारियां, जो भी पारियों का जो समय निर्धारित किया जाएगा, तो दिन में आपको इस प्रकार से पेपर आपको देने हैं, यानी दिन में आपको 2 पेपर देने होंगे। और कुछ ऐसे संकाय है जिसमें समस्त विषयों के वाणिज्य के जो है तो उसमें लगभग आपको 3 पेपर होते हैं। तो उन परीक्षाओं का आयोजन किस प्रकार से, यानी पहले दिन तो वहां पर आपको 2 पेपर करवाए जाएंगे और फिर जो 1.5 घंटे का 2 पेपर होने के बाद शेष जो थर्ड जो पेपर रहेगा, थर्ड, उसको दूसरा जो दिन होगा उसके अंदर करवाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो रात फिर हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब पॉइंट 9 क्या कहता है? पॉइंट 9 कहता है कि जितने भी जो डीन हैं, चाहे जितने भी जो प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, तो प्रैक्टिकल्स जिन जिन विषय में होते हैं उनकी प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं होगी, यानी उसके मौखिक परीक्षा होती है, आपको एक फाइल भी बनानी पड़ती है, जैसे कि भूगोल विषय के अंतर्गत आपको बनाना पड़ता है, कुछ आपके इंटरनल असेसमेंट्स भी होते हैं। तो उनका जो इवैल्यूएशन होगा वो प्रायोगिक परीक्षा अपने स्तर पर, यानी महाविद्यालय अपने स्तर पर ही उन परीक्षाओं को आयोजन करवाएगा। इसका अर्थ ये होगा कि जितनी भी जो फॉर्मेलिटी होती है प्रैक्टिकल की वो तो होगी, लेकिन बाहर से एक्सटर्नल न बुलाया जाकर आपको जितनी भी जो सामग्री, यानी आपके जो ज्योग्राफी के अंदर फाइल जो है वो आपको जमा करवानी होगी और उस फाइल के बिहाफ पर ही आपका मूल्यांकन किया जाएगा। ये तीनों ही वर्ष के विद्यार्थियों के लिए रहेगा, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल तीनों ही अपने प्रैक्टिकल यहाँ पर स्थानीय स्तर पर देंगे। फिर है इंजीनियरिंग की जो परीक्षा है, अभियांत्रिकी संकाय है, वो परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। जो बीकॉम वालों की हैं उसके बारे में यहाँ पर मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। अपने बात करते हैं बीएड की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड हमारे यहाँ पर चलता है, तो इनकी भी परीक्षाएं जो है ऑफलाइन मोड पर होगी। और विनियामक निकायों का अर्थ होता है कि जैसे एनसीटी की या यूजीसी की, जो जैसे कि आपके इंटीग्रेटेड पे जो विनियामक जो निकाय है, यानी एनसीटी की जो गाइडलाइन रहेगी या जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन रहेगी उसके अनुरूप ऑफलाइन आपकी परीक्षाएं करवाई जाएगी। जितने भी जो प्रिंसिपल्स हैं जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज चलाते हैं, वे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो इंटर्नशिप, ये बीएड के लिए है, तो जो शिक्षा विभाग का जो कार्यक्रम रहेगा, तो डीएलएड के लिए जो कार्यक्रम जारी हो चुका है, और आपके डीएलएड यानी एसटीसी जैसे पूर्व में कहा जाता था, और इसके साथ साथ बीएड का भी कार्यक्रम जारी हो चुका है, तो उसको वह पूरा कर रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। फिर आपको कॉलेज की चॉइसेस वगैरह, आपको जो इंटर्नशिप के लिए जो विद्यालय चुनना है उसकी चॉइस वगैरह आपसे मांगी जाएगी या आपसे भरवाई जाएगी। तो ये प्रोसेस आपके डीएलएड के लिए और ये बीएड के लिए चलेगा। फिर है विश्वविद्यालय के पास जितने भी जो संसाधन हैं या जो इन्विजिलेटर्स है उसकी उपलब्धता या व्यवहारिक दृष्टिकोण को देखते हुए परीक्षा केंद्र जो होगा निकटतम स्थान पर, यानी आपका महाविद्यालय है वहीं पर ही आपका परीक्षा केंद्र रखा जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी है और उसी पालना के अनुसार करते हैं आपको चलना। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, अभी कोई विद्यार्थी है जो कोविड से संक्रमित है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी चीज है कि यदि वो किसी कारण से परीक्षा में नहीं बैठना चाहते, या कोई ऐसा विद्यार्थी है जो परिणाम आता है आपके परीक्षा देने के बाद और आपको लगता है कि नहीं मुझे नंबर अच्छे प्राप्त नहीं हुए हैं, तो जब भी परिस्थितियां अनुकूल होगी तो उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन
जोधपुर का जो मुख्यालय यानी यूनिवर्सिटी जो रहेगी, और वहाँ यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी जो परीक्षा केंद्र होंगे वहाँ पर करवाए जाएंगे। यानी आप यहाँ पर जो परिणाम आता है या जो रिजल्ट आता है, आपको नहीं लगता है कि नहीं मैं कुछ बढ़िया नहीं कर पाया या कर पाई, तो आपको एक और मौका मिलेगा जो आपको जोधपुर जाकर परीक्षाएं देनी होगी। और 2020 की जो परीक्षाएं जितनी बची थी तो जुलाई अंतिम सप्ताह में कर दी जाएगी। और इसके अलावा 2020 के अलावा जितने भी जो स्नातकोत्तर यानी एमए के है पेपर है या अंक सुधार के हैं पेपर है, तो जो भी संकाय अध्यक्ष होंगे वो अपने स्तर पर इसका निर्णय करवा पाएंगे और किस प्रकार से निर्णय। तो ये तो पूरा का पूरा रहा कि हम किस प्रकार से जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर की परीक्षा रहेगी। अब एक पेपर को हम देखते हैं, ये 2020 का पेपर है। 2020 में भूगोल विषय में जो पेपर आया था उस पेपर के बिहाफ पे देखते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रश्नों को अटेंड करना है और किस प्रकार से पेपर का सिस्टम रहेगा। तो उस पेपर में आप देखेंगे कि आपके सामने ये दोनों के लिए फर्स्ट ईयर वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि हम बात करते हैं पार्ट ए, तो पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखिए पार्ट ए में सभी अनिवार्य हैं। अनिवार्य यानी टोटल जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 30 जो वर्ड्स है उसको सीमित कर रखा है और प्रत्येक जो है 10 अगर 30 वर्ड की अगर बात करें तो लगभग 3 लाइनों के अंतर्गत आपको इसका जवाब देना होता है अप्रोक्सीमेटली। तो प्रत्येक जो होता है 1 अंक का होता है। तो इस हिसाब से देखें तो अगर आप इसका 50% करेंगे, ठीक है, आपको 50% करना है, तो यहाँ पर यूनिट का कोई सिस्टम तो नहीं रहता है। यानी जो 10 प्रश्न देते हैं, जैसे कि पार्ट ए को पहले हम देख लेते हैं। पार्ट ए में देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न है, ऐसे ऐसे करते हुए 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6ठा, 5वां, ऐसे 10। अब इसमें से पहले आपको क्या करने थे, ये 100% करना होता था। 100% आपको 10 में से पूरे के पूरे अनिवार्य रूप से करने होते थे। लेकिन अभी इसका जब 50% ही करना है तो इसमें से कोई भी आपको 5 प्रश्न अभी करने हैं, यानी 5 क्वेश्चंस आप इनमें से कोई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था पार्ट ए। अब पार्ट बी की बात करते हैं तो प्रत्येक यूनिट में यानी ईच यूनिट है उसमें आपको 1 प्रश्न करना होता था। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने था। देखिएगा यहाँ इकाई की बाध्यता है, प्रत्येक इकाई में से आपको 1 प्रश्न करना है। तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में यानी 25 लाइन के आसपास आपको देना होता है और 7 अंक का इसका विभाजन होता है। अब इसकी बात करें, एक सामान्य सा आइडिया हम लगा सकते हैं, बाकी तो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है क्या। अब यूनिट नंबर 1 देखिएगा, हर यूनिट में से आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं, अ और ब, या फिर तो अ कीजिए या फिर ब कीजिए। यूनिट की बाध्यता हटाई है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप एक प्रश्न ये कर लें और एक यूनिट में से 2 प्रश्न कर लें। जहां तक मेरा मानना है तो यूनिट की बाध्यता हटाई है और टोटल उस समय आपको 5 प्रश्न पहले करने होते थे, प्रत्येक यूनिट में से आपको 1 प्रश्न करना होता था। तो अभी आपके पास अगर इसका 50% लें तो 50% तो 2.5 होता है, और अगर देखें तो लगभग 3 क्वेश्चंस का आइडिया मुझे लग रहा है कि 3 क्वेश्चंस आपको इसके अंदर करने होते हैं, करने होंगे अभी। और पहले जहां पर आपको 5 करने होते थे तो 3 क्वेश्चंस अभी आप करेंगे। तो 3 क्वेश्चन जो है उसमें से आपको कोई भी 3 यूनिट यानी सभी 5 यूनिट का यूज आपको नहीं करना है। आप इनमें से कोई भी 3 यूनिट का प्रयोग करते हुए कर सकते हैं। ये जो अथर्व वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे जहां तक लगता है कि आप कभी दिमाग मत लगाइएगा कि एक ही यूनिट को मैं पढ़कर जाऊं और पढ़ने के बाद पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में से एक ही प्रश्न को कर दूं। यानी अगर मैंने 3 प्रश्न करने हैं तो 2 प्रश्न तो ये हो जाएंगे पहली यूनिट के और 1 यूनिट और तैयार कर लेंगे तो उसमें से 1 प्रश्न होगा। तो ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इनमें से 5 यूनिट में से आपके सामने कोई भी 2 यूनिट है या 3 यूनिट है, उनमें से आपको 1-1 प्रश्न करना है। बात करते हैं यूनिट पूरी होगी, पार्ट सी की बात करते हैं। अब पार्ट सी का क्या सिस्टम रहता है, सबसे पहले तो इसे देख लेते हैं। तो पार्ट सी में जो क्वेश्चंस का जो स्कोर करने का जो सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार सा है। यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ पार्ट सी। अब पार्ट सी में से आपको कुल 3 प्रश्न करने होते थे पहले। तो अभी आपके सामने या फिर मुझे लगता है ज्यादातर आपके 1 प्रश्न होगा, 1 प्रश्न ही करना होगा
और लगभग आपको 500 शब्दों में यानी 50 के समथिंग लाइनें आपको भरनी होगी। तो इसमें आपके सामने पार्ट सी के अंदर देखें तो पार्ट सी के अंदर आप देखेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है 1, 2 और ये हो गए 3, ये 4 एंड 5। अब 5 प्रश्न हैं और पांचों प्रश्न हैं जो लगभग हर यूनिट में से लिए गए। तो इसमें से आपको पहले क्या करना था, 2 प्रश्न करने थे। अब 2 प्रश्न करने हैं तो अभी आपका इसका आधा कितना होता है 50%, तो आपको 1 प्रश्न ही करना होगा। तो कोई भी 1 प्रश्न आपको निबंधात्मक करना होगा। तो इस प्रकार से आपके पास अगर सिस्टम देखें तो सिस्टम से आपके पास क्या चीजें निकल कर आई है कि जो पार्ट ए है, पार्ट ए, उसमें से आपको पहले तो 10 प्रश्न करने होते थे, लेकिन अभी वहां पर आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। फिर पार्ट बी, ये आपके शॉर्ट टाइप है, यानी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस है वो इस प्रकार से हैं। फिर पार्ट बी में से ईच यूनिट में से आपको 2 प्रश्न होते थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 10 होते थे। अब 10 में से पहले आप कितने करते थे, पहले 5 करते थे, पहले 5 करते थे अथवा में जो प्रश्न होते थे, यानी यूनिट 1 जो होगी, यूनिट 1 है। अब यूनिट 1 में से आपको 2 प्रश्न हैं और दोनों में से और में प्रश्न आता है या फिर ये कीजिए या ये कीजिए। तो टोटल पहले आप 5 करते थे। तो अभी आपके पास जो आंसर जो इसका 50% की बात करते हैं तो लगभग जहां तक मेरा मानना है आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। कोई भी यूनिट में से आपको 3 प्रश्न करने हैं। पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी के अंतर्गत आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 हुआ करते थे और 5 में से कोई भी आप 2 करते थे पहले। अभी आपको 1 ही प्रश्न करना होता है। तो टोटल की अगर बात करें तो 5 + 3 8 और 1 9। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अभी 9 करना है और जो समय रहेगा वो आपको 1 घंटा और 30 मिनट का रहेगा। तो इस प्रकार से आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। फिर जो रहता है कि आपकी स्कोरिंग क्या होगी, तो स्कोरिंग भी आपके उसी हिसाब से रहेगी। उसी हिसाब से कहने का अर्थ होता है, देखिएगा नंबर जो थे पार्ट ए बी सी की बात करें तो प्रत्येक जो पेपर था, देखिएगा सबसे कहा कि जो पार्ट ए है तो आपके पास जो कितना जो क्वेश्चन था वो 1 अंक का था। अब 1 अंक का अगर आपके पास था तो आप पार्ट 1 में प्रश्न कर रहे हैं, पार्ट ए में, यानी पार्ट ए में आप 5 प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। अभी पहले कितने करते थे, पहले करते थे आप 10। तो हर 1 नंबर का था। तो अब जो प्रश्न 1 का था उसको आपने 2 का मान लीजिए, तो 2 का मान लीजिए तो 2 × 5 बराबर हो जाएंगे 10 अंक। 10 अंक उतने ही हो जाएंगे। फिर पार्ट बी की बात करें तो वहां पर आपको 5 क्वेश्चंस करने होते थे, 5 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चंस का सिस्टम रहता था पहले 7 अंकों का और टोटल होते थे आपके 35। 35 के हम 2 या 3 टुकड़े करें, अगर 3 के टुकड़े की बात करें तो लगभग 11-12 नंबर का 1 प्रश्न हो जाता है। तो ये सिस्टम रहेगा। और पार्ट सी जो है उसमें रिमेनिंग जो रहेगा, जैसे भूगोल के अंतर्गत आपके 75 में से मूल्यांकन होता है और दूसरे जो विषय होते हैं उसमें 100 से होता है। तो मार्किंग जो स्कीम है, देखिएगा यहाँ पर मैक्सिमम मार्क 75 है। तो भूगोल में तो क्या सिस्टम रहता है कि 50 का 1 पेपर, 75 का 1 पेपर और 75 का दूसरा पेपर, दोनों कितने हो जाएंगे 150, और 50 नंबर्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। तो टोटल जो मार्किंग होती है वो 200 में से होती है। तो ये जो पैटर्न है वो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग प्रकार का रहेगा। बाकी जैसा निर्देश और आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।